हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम पे। आज इस वीडियो में हम लोग जीएस के क्वेश्चंस विज्ञान स्टार्ट होने वाला है। और ये जो वीडियो है आप लोग देख रहे हैं बीपीएससी 4.0 के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। पिछली क्लास जैसा कि अभी तक करीब 10 क्लास हो चुकी हैं और सारे क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यू हुए। और अभी तक हिस्ट्री है, भूगोल है, इकोनॉमी है और अपना पॉलिटी वगैरह भी कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी अभी तक पुरानी क्लास नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। और ये यूथ की जो बुक है, ये क्वेश्चन यूथ की बुक से लिए गए हैं। किससे? यूथ। तो अच्छी बुक है। जो भी साथी लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 के लिए, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। और अगर किसी भी तरह का कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जैसा कि पिछली क्लास में विज्ञान के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ तक हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस है इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस रॉकेट, अंतरिक्ष रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, फैक्ट देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल तो यही, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना, बंदूक की गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। ठीक है, और नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, ये न्यूटन का तीसरा नियम जो है यहाँ पे लागू होता है। तो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा हमारा डायनामो द्वारा। ठीक है, राइट आंसर है हमारा डायनामो। अन्य फैक्ट भी देखते हैं साथ में। एसी करंट को डायनामो उत्पन्न करता है। ठीक है, डायनामो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जब तारों की एक कुंडली को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह बाह्य परिपथ में एसी करंट भेजता है। कौन सा? एसी। चुंबक कुंडली क्या होती है? विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली जो कुंडली होती है चुंबक कुंडली कहलाती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? यह एक ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत शक्ति जो है नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। और ये सिद्धांत जो है पारस्परिक विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं, ध्वनि और तरंग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टीआरई में, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है। जो सोनार तकनीकी होती है, किस लिए इसका यूज होता है वो देखते हैं। पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, जी बिल्कुल। हिमशैल का पता लगाने में, बिल्कुल। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, जी बिल्कुल। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तीनों में इसका यूज होता है सोनार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई परीक्षाओं में मैंने ये देखा है। मानव कान के श्रवण परास क्या है? मानव कान का जो श्रवण सुनने की जो शक्ति होती है कितने से कितने तक होती है? परास का मतलब ये हो गया। ठीक है, मतलब रेंज। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, कितनी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज होनी चाहिए और 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। इसके बीच में हमारा जो कान है सुन सकता है। अन्य फैक्ट भी साथ में देखते हैं। ध्वनि एक प्रकार की तरंग, कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है, जो कि वस्तुओं में कंपन होने से उत्पन्न होती है। ठीक है, जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है इसको अवश्रव्य कहते हैं। कैसा? अवश्रव्य। नोट डाउन कीजिएगा,
20 हर्ट्ज से कम वाली को अपश्रव्य कहते हैं, और मानव कान इसको सुन नहीं सकता है, यानी कि हमारे जो कान हैं अपश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, श्रव्य तरंगें कहलाती हैं, जिनको हम लोग सुन सकते हैं। मानव का कान इन ध्वनियों को सुन सकता है, अर्थात मानव कान की सर्वपरास जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तक होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वो पराश्रव्य कहलाती हैं। कैसी? पराश्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है, नहीं है। तो गामा किरण, अल्फा, एक्सरे। तो इसमें अल्फा किरण जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये विद्युत चुम्बकीय नहीं होती है। गामा विद्युत चुम्बकीय, एक्सरे भी विद्युत चुम्बकीय है। अन्य फैक्ट भी देखेंगे। ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों की कल्पना सर्वप्रथम मैक्सवेल ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैक्सवेल ने इसकी कल्पना की थी। ये तरंगें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कंपन होती हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो रेडियो तरंगें होती हैं, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें और परावैंगनी किरणें और गामा किरणें शामिल हैं। अल्फा किरण जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो प्रकाश तरंगें जो होती हैं अनुप्रस्थ होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? तो इसमें राइट आंसर जो हमारा है, उच्च ऊर्जा स्तर किस में होता है और छोटा तरंग दैर्घ्य परावैंगनी विकिरण में। इसमें उच्च ऊर्जा स्तर होता है और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है परावैंगनी विकिरण। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अब जो क्वेश्चन है हमारे ऊष्मा एवं तापमान से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी टीआरई में अभी तक, तो बहुत सारे हैं। टीआरई में देखो जैसा कि पीआरटी हो गया, पीआरटी के क्वेश्चन है इसमें 6 to अपर प्राइमरी में भी 6 to 8 आ जाता है, इसके भी क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहे हैं, और 10 to 12। अभी तक टीआरई में जितने भी एग्जाम इनमें हुए हैं टीआरई के, पीआरटी 6 to 8 या 10 to 12 सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो सारे एग्जाम को मिला के जो भी ऊष्मा और तापमान से क्वेश्चन बने हैं वो हैं आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है किसकी अपेक्षा? स्टील के गिलास की। तो रीजन क्या है? क्योंकि पोर्सलिन जो होता है ऊष्मा का कुचालक है। जी बिल्कुल यही है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक होता है स्टील के गिलास की तुलना में। तो इसका रीजन यही है क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? संवेग, चुंबकत्व, आवेश या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसमें से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फैक्ट भी देखेंगे क्या है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। कौन सा? लेंज का नियम, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका तात्पर्य क्या है देखते हैं। गतिशील चुंबक द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिकूल बल के विरुद्ध कार्य पूरा करने में यांत्रिक ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और इसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, जिसके कारण सोलेनॉइड में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो मेन क्या है, लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं क्योंकि? इसका मुख्य कारण क्या है? ऊंचे स्थान पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है, या फिर ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, या फिर क्या है तीसरा, ऊंचे स्थान पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम जो होता है घट जाता है, इसलिए समय लगता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, ऑन ए रेनी डे, एक बरसाती दिन में आगे क्या कहता है, शुष्क एवं आर्द्र वल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं, या फिर शुष्क वल्ब तापमापी अर्ध वल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है, या फिर सी ऑप्शन है हमारा, शुष्क वल्ब जो
शुष्क बल्ब तापमापी है, अर्ध बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। तो एक बरसाती दिनों में ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। शुष्क बल्ब तापमापी है, अर्ध बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है, ठीक है, बरसाती दिन में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा विकिरण करती है जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाता है, तो विकिरित ऊर्जा यानी कि वाट प्रति वर्ग मीटर में जो होगी तो क्या होगी वो। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, E/16 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है। एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि ग्लेशियर का आधार गर्म परिस्थितियों में रहता है। ऑप्शन बी कहता है हिमानी का आधार पर बर्फ की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। ऑप्शन सी कहता है आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी, आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी आती है, ठीक है, आधार पर जब दाब अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का जो मान होता है कितना होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, -459.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे प्रकाश से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं टीआरई में, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है। तो जो साइड मिरर होता है हमारा वाहनों में, गाड़ियों में साइड मिरर, तो कौन सा दर्पण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिदीप्ति ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसमें मरकरी, वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो ये वातावरणीय परावर्तन, वातावरणीय अपवर्तन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, वातावरणीय अपवर्तन के कारण सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया होती है। अन्य फैक्ट भी देखते हैं और इसके अन्य उदाहरण क्या है। पानी से भरे टब की तली में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है, ठीक है, और द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तो क्यों दिखाई पड़ती है। प्रकाशीय प्रक्रिया जो वातावरणीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा। निश्चित रूप से वास्तविक होगा या वस्तु आभासी, हमेशा आभासी, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, ये वास्तविक होता है, आभासी और उल्टा हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा देखो बीपीएससी टीआरई 3.0 11 to 12 एग्जाम में पूछा गया था 27/7/2024 को। क्वेश्चन है हमारा, किस शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो छोटे अक्षरों की बात कर रहा है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, बिल्कुल नहीं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस तो होगा, लेकिन 50 सेंटीमीटर का नहीं होगा। तो ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। परितारिका या कॉर्निया, आइरिस यानी कि कर्निया, रेटिना, दृष्टिपटल। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। तो रेटिना पे
वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो अविलंब और परावर्तित किरण का जो कोण होगा उसके बीच का 30 डिग्री होगा। देखो, ये आपतित किरण हो गई, ठीक है, और ये परावर्तित किरण, ये अविलंब। अगर 30 डिग्री ये वाला कोण बनाएगा अविलंब से आपतित किरण के बीच में, तो परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो भी उतना ही डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 60 होता तो ये भी 60 होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्च ऊर्जा होती है? ये नीला प्रकाश, ब्लू लाइट में उच्च ऊर्जा होती है, इसमें हाई एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। ये सी इसमें दे रखा है, ये सी नहीं होगा, ठीक है, पीला नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसी तरंग के ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ई बराबर एच बी बराबर एच सी अपॉन एल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ एल बराबर 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें? एफ एल इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि, क्यों होता है ये? दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं, या फिर अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, या फिर प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक वाणी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो राइट आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? आवृत्ति, आयाम, या फिर वेग। उपरोक्त में से एक से अधिक है कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलती है। अन्य फैक्ट भी देखेंगे। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता जो है बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। फैक्ट देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसे फोटो सेल भी कहा जाता है। क्या? फोटो सेल भी कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है: फोटो उत्सर्जक, फोटो प्रवाहकी सेल, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए वस्तु की स्थिति। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा भी हो जाएगा, वक्रता के केंद्र पर। अन्य फैक्ट भी देखेंगे। जब किसी वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र पर होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका परावर्तक तल जो होता है धंसा हुआ रहता है, जिसका उभरा हुआ होता है वो उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण के अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? अभिसारी दर्पण, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दो कैंडला का एक संबंधित स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है तो वह है 8 पाई ल्यूमेन। राइट आंसर सी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन।
प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचरित होता है? तो सबसे ज्यादा कौन सा रंग विचरित होता है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बैगनी कलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। प्रिज्म में गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, बैगनी कलर। अन्य फैक्ट भी देखते हैं। बैगनी रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है, बैगनी रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि इसकी गति प्रिज्म में न्यूनतम होती है। ठीक है, बैगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होने से प्रिज्म के कोणीय किनारे प्रकाश को प्रिज्म से बाहर निकालने पर और अधिक मोड़ने का कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अब जो क्वेश्चन है विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का यूज होता है। ठीक है, टंगस्टन जो होती है एक मिश्र धातु होती है और इसका टेम्परेचर हाई होता है। इसका प्रतिरोधक क्षमता जो होती है अधिक होती है और उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु है। उच्च ताप पर ये जो है जल्दी नहीं पिघलती। ठीक है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये जो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो होता है उस पर कार्य करता है। यह तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, जब निर्धारित मात्रा से अधिक विद्युत धारा फ्यूज से गुजरती है तो वह अत्यधिक गर्म होने के कारण पिघल जाता है तथा सर्किट टूट जाता है और धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, IR²। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा कहलाता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। सड़क प्रकाश में, जो सड़क प्रकाश है क्या होता है? स्ट्रीट लाइट की बात कर रहा है। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, दोनों श्रेणी तथा समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो राइट आंसर हमारा होता है पैरेलल, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है स्ट्रीट लाइट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें? ऑप्शन सी हमारा, टार्च बल्ब जो होता है ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। फैक्ट भी देखेंगे। गैर ओहमिक प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? अर्धचालक, डायोड, थर्मिस्टर और प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक और टार्च बल्ब शामिल हैं। ये घटक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं क्योंकि इनका प्रतिरोध वोल्टेज, तापमान या प्रकाश की तीव्रता के साथ बदलता रहता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं, तो ये कण कौन से कहलाते हैं? न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स होते हैं जो परमाणु के नाभिक में जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। डायोड को जो एक दिष्टकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर के रूप में। ठीक है, डायोड को। फैक्ट भी देखते हैं। डायोड को दिष्टकारी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। डायोड का निर्माण अर्धचालक से किया जाता है। किससे? अर्धचालकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो एमीटर और वोल्टमीटर में
वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। एमीटर को कैसे श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो ओम के नियम का ये पालन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत विभव को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है? तो ये ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। क्यूरी टेम्परेचर पे यानी कि क्यूरी तापमान पे लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है अनुचुंबकीय बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण है? तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वीय। ठीक है, गुरुत्वीय बल जो होता है सबसे क्षीण है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल है, ठीक है, जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित यानी कि खींचती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है? विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी होती है? ये सॉफ्ट आयरन होता है, नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी यदि जे जूल है, सी कूलाम है, ए एम्पियर है, तो विभवांतर की एसआई इकाई होगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से एक ही क्षण में एक ही वेग होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अन्य फैक्ट भी देखेंगे। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत यानी कि फिक्स होता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तन हो जाता है। अन्य क्वेश्चन जो है हमारे आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी से संबंधित हैं। क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट, अल्फा किरण जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। D2O को भारी जल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मॉडरेटर यानी कि मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है मंदक के रूप में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। फैक्ट भी देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है, जहां पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन जो है मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है, ताकि यूरेनियम 238 की तुलना में विखंडनीय यूरेनियम जो है 235 के साथ प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना हो, जो विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है। और भी देखते हैं, भारी जल एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियस से बना होता है, जो हाइड्रोजन का एक भारी आइसोटोप है। यह 2H या D द्वारा दर्शाया जाता है। भारी जल को ड्यूटेरियस ऑक्साइड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये गुरुत्वाकर्षण से पूछे गए हैं यानी कि खगोलकी से। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा घटती है, बढ़ती है या फिर स्थिर रहती है? तो ये स्थिर रहती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है।
फैक्ट देखेंगे। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, ठीक है, क्योंकि जब पिंड विश्रामावस्था में उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा शून्य होती है। लेकिन जब वह जमीन पर टकराने वाली होती है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक है। तो ये फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो स्थिर ऊंचाई पर, ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट क्या है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी कृत्रिम उपग्रह का वह वृत्तीय पथ जिस पर वह पृथ्वी के समान ही स्थिर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है तो ऐसे उपग्रह को भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। तो ये थे आज तक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगली नई क्लास पे। काफ़ी क्वेश्चन थे, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी में लगे रहिए। और एक न्यूज़ भी चल रही है आजकल, 1 लाख करीब 36,000 के आसपास, 1.36 लाख के आसपास वैकेंसी बीपीएससी में आने वाली है, बीपीएससी टीआरई में। तो टोटल पद जो होंगे हमारे 1.36 लाख, 1,36,000 के आसपास, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत कीजिए क्योंकि समय कम है। आप अपना जो स्ट्रेटजी है कम से कम 90 दिन की लेके चलिए। स्ट्रेटजी जो आपकी होनी चाहिए 90 दिन की होनी चाहिए। 90 दिन में जीएस पे ज़्यादा फोकस करें आप। जीएस के क्वेश्चन जहाँ भी मिल जाएं बीपीएस से रिलेटेड बिल्कुल देखें, खुद से पढ़ें और जो प्रीवियस ईयर है ये ज़रूर देखें क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपको यही मिलने वाला है जो आप इस क्लास में देख रहे हैं, देख चुके हैं या देखेंगे, क्योंकि इससे कम लेवल बीपीएससी नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर लेवल कम होगा तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी अगर लेवल कम किया। पहली बात तो बीपीएससी कम नहीं करता है, अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो आप सबसे आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। और आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।